राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी यहां पर लीड में है 115 सीटों के साथ। कांग्रेस की हार हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा इसके बाद हो रही है लोकेश शर्मा की, जो मुख्यमंत्री के वजीर रहे हैं। इन्होंने तमाम बातें ट्विटर फेसबुक पर लिख डाली हैं। आपने वहां देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपने वहां पर नहीं देखा होगा, उसकी भी जवाब आपसे लेते हैं। ये वही कमरा है जहां पर आपसे हमने कुछ महीना पहले ये पूछा था, आप चुनाव कहां से लड़ेंगे। आपने कहा बीकानेर से लड़ेंगे। बीकानेर पश्चिम से आपको टिकट नहीं मिला, क्या वजह रही हो सकती है? देखिए, वजह तो उसमें मुख्यमंत्री जी जाने या पार्टी जाने, लेकिन उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि नौजवानों को, नए लोगों को, नए चेहरों को आगे लाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमने जो सर्वे किया, हमने जो फीडबैक कलेक्ट किया, जनता का जो सेंटिमेंट्स था वो यही था कि अब चेहरे बदले जाने चाहिए। जिनको 40-40 वर्ष हो गए हैं, जो बड़े लंबे समय से एक जगह टिके हुए हैं, जनता में उनके खिलाफ आक्रोश था। और जो एक शब्द बार बार काम में लिया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो परिणाम देख लीजिए, वो एंटी इनकम्बेंसी तो थी। तभी जो मंत्री थे वो सारे के सारे, यानी कुछ 2-4-5 को छोड़ दीजिए, सारे के सारे मंत्री, कोई 10,000 से आ रहा है, कोई 20,000 से, कोई 35,000 से आ रहा है। और जिन बीडी कल्ला जी की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए मैंने 6 महीने पहले ये कह दिया था कि ये शख्स जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनके खिलाफ इस सीट पर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। लोग नाराज हैं, लोग चाहते हैं कि अब चेहरा बदला जाना चाहिए। तो मैंने वहां से उम्मीद की थी, अब मुझे नहीं मिला। परिणाम आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उनको बड़ी करारी हार वहां मिली है। भीलवाड़ा भी आप मांग रहे थे, वहां भी नहीं मिला, यही वजह रही होगी। लेकिन जब आप सचिन पायलट से मिलने गए तो चर्चा ये है कि आप दौसा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन सचिन पायलट के ऊपर छोड़ दिया गया, अगर वो कहेंगे तो आपको टिकट मिलेगा। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, आपने भीलवाड़ा की बात कही, तो जब बीकानेर से मैंने टिकट की मांग की, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई बीकानेर में हमारे ये सीनियर लीडर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो आप ऐसा करो, दूसरी जगह के जाके तैयारी करो। और उन्होंने मुझे भीलवाड़ा के लिए कहा कि हाँ, ये ठीक है, जहां हम पिछले 20 वर्ष से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो ऐसी सीट पे जाके तैयारी करेंगे तो हो सकता है हम आगे के लिए मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाने की स्थिति में हो जाएं। तो आप जाइए, वहां तैयारी कीजिए। और मुझे तो यहां तक कहा कि वहां जाके लोगों से मिलिए, बात करिए और कहिए कि मैं तो मुख्यमंत्री जी के साथ रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कुछ सोच के ही ओएसडी बनाया होगा, तो आप लोगों के काम तो मैं यूं ही करवा दूंगा किसी भी रूप में, ताकि आपके साथ जनता कनेक्ट कर पाए। आप जाइए, वहां तमाम जो वहां के नेता हैं, भीलवाड़ा के स्थानीय नेता, उनसे मिलिए और कार्यकर्ताओं से मिलिए। तो मैंने वो अपनी प्रक्रिया शुरू की, लेकिन बावजूद उसके वहां से भी मौका नहीं दिया गया। अब क्या कारण रहे, क्या सोचा, लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां भी कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पर आया। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जहां जहां अगर प्रयोग करते, अगर आपको दोनों जगहों से टिकट मिला होता तो क्या आप क्या जीत दर्ज कर पाते? निश्चित तौर पर दोनों में से अगर किसी भी जगह से टिकट दिया होता तो 100% हम उस सीट को जीत कर आते। ये दौसा वाला जो क्या है, इसमें कुछ सच्चाई है इसमें कुछ? देखिए, तब तक तो सारी चीजें लगभग तय हो गई थी। तो हाँ, गए थे तो मैं मिला जरूर था सचिन पायलट जी से, तो क्योंकि उस वक्त जिस तरीके से माहौल चल रहा था और मुझे अपने वॉर रूम का को चेयरमैन बनाया गया था, तो वो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनकी भी हमें राय जाननी थी कि हमें आगे चुनावों में किस तरीके से काम करना है। तो उस सब को लेके चर्चा के लिए, और उस वक्त टिकट की भी बात हुई थी। नेचुरल सी बात है कि अगर मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो टिकट से संबंधित बात भी होगी, पर तब तक बहुत सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी थी, काफी देर हो गई थी। पायलट साहब आपके इन तमाम बातों से अपनी सहमति जता रहे हैं, हम लोगों ने देखा, उनकी वीडियो भी आया था। लेकिन जो आपके अशोक गहलोत के जो खास लोग हैं, सुभाष गर्ग, इन लोग कहना है कि लोकेश शर्मा की बात में सच्चाई नहीं है, 5 साल सरकार में रहे, अब बातें कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच में जो दूसरा देख रहा है उसको कंफ्यूजन हो रहा है, लोकेश शर्मा क्या सच्चाई बोल रहे हैं या वो बातें कर रहे हैं, सरकार चलेगी तब कर रहे हैं। इस तरह तमाम आपके उसी ट्वीट पर रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि हर पद की एक मर्यादा होती है। मैं भी किसी जिम्मेदारी से बंधा हुआ था, और जब मुख्यमंत्री जी राजभवन गए और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंप दिया, उसके बाद मैं भी, नेचुरल सी बात है कि उनके साथ वाली उस ओएसडी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। उसके बाद मैंने अपना जो भावना थी, जो उस वक्त स्थितियां बनी थी, परिस्थितियां बनी थी, उनका जिक्र करते हुए एक ओपन लेटर लिखा, ओपन एक पोस्ट डाली। तो ये कहना कि आपने ये समय क्यों चूज किया, तो मैंने आपको बताया कि उससे पहले तो मैं बता ही नहीं सकता था, बोल ही नहीं सकता था, मैं अपनी उस जिम्मेदारी के तहत बंधा हुआ था। दूसरा, अगर मैं पहले इन चीजों के बारे में जिक्र कर देता और वो सार्वजनिक रूप से, कहते हैं ना कि आम जनता की भी चली जाती, तो
क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के दौरान कोई कहता है कि आपने 10 दिन पहले क्यों नहीं कहा, 15 दिन पहले क्यों नहीं कहा। तो अगर 15 दिन पहले, 10 दिन पहले इस तरीके की बातें होती और सार्वजनिक मंच पर आती तो पार्टी को नुकसान होता ना। और वो सारा का सारा ब्लेम मेरे ऊपर लगाया जाता कि लोकेश शर्मा के ये सब कुछ कहने की वजह से हम चुनाव हार गए। अब ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी कि जब चुनाव हार चुके हैं और हम इस प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए, जबकि एकमात्र राजस्थान ऐसा प्रदेश था जहां हम अपनी 100% वापसी की उम्मीद बनाए बैठे थे, रिवाज तोड़ पाते। लेकिन उसके लिए आवश्यक था ना कि परिवर्तन करते, नए प्रयोग करते, जो भी हमने रिपोर्ट्स दी थी। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि रिपोर्ट सिर्फ मेरे अकेले की नहीं थी, अकेले लोकेश शर्मा ने मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट नहीं दी। तमाम एजेंसियां जो राजस्थान में सर्वे कर रही थी, चाहे वो एआईसीसी की तरफ से कर रही हो, पीसीसी की तरफ से कर रही हो या इंडिविजुअल कोई एजेंसीज हो, सबने एक ही बात कही थी कि सिटिंग एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग ग्राउंड पे नाराज हैं उनके खिलाफ। अगर 30 से 40 टिकट काट दिए गए और नए चेहरों को मौका दिया गया तो निश्चित तौर पर हम अपनी वापसी करेंगे, लेकिन उन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। संतोष जी, एक अब चलिए, अब आप ओएसडी नहीं है तो एक बात आप सवाल कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा बहुत तेज है। आपके कार्यालय पर रेड भी पड़ी थी, बता रहे लोग सीओजी की, तो क्या रहा उसमें? कुछ ऐसा कुछ रहा है क्या 2 साल पहले, 1 साल पहले? अब तो बता ही दीजिए आज। ये तो जानकारी मुझे लोग कह रहे हैं आपसे ही मिली है, लेकिन करेंगे इस बारे में चर्चा, कभी करेंगे। तो आपको जानकारी नहीं है इसकी? कभी करेंगे चर्चा, मैंने कहा ना। अच्छा, कभी करेंगे। तो लोकेश जी, जिस तरीके से आपने सारी बातें ट्वीट की हैं, सोशल मीडिया पे डाला है, इस पे कोई रिएक्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के यहाँ से या किसी पार्टी का पदाधिकारी या एआईसीसी या पीसीसी कहीं से कुछ आया हो? कुछ क्या लगता है आपको, कुछ आया? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई किसी का ना तो फोन आया, ना किसी ने मुझसे बातचीत की है। तो हालांकि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए हों या मुख्यमंत्री जी के आसपास वाले लोग हों, मुझे ये लगता है कि मैंने सच्चाई बयान की थी। जो स्थितियां बनी, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, मैंने आरोप नहीं लगाया किसी के ऊपर। कोई ये कहता है कोई आपने जिस दिन चुनाव के परिणाम आए उसी दिन इस तरीके से क्यों किया, तो मैंने कारण बता दिया आपको। तो समय एक आवश्यक पहलू रहता है। मैंने कहा कि अगर पहले कहता तो वो नुकसान जो होता उसके लिए जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया जाता, और चूंकि मैं एक पद के साथ, एक उसका जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके साथ जुड़ा हुआ था। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपने आला कमान को क्यों नहीं बताया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री जी को बताने की थी ना। मैं ओएसडी मुख्यमंत्री जी का था, तो मेरी हर तरह की जिम्मेदारी, हर रिपोर्ट को देने की, हर फीडबैक को देने की मुख्यमंत्री जी तक सीमित थी, और मैंने वो काम बखूबी किया। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि हमसे बात नहीं की या मुझे बताया नहीं गया। ये सारी की सारी जानकारियां मुख्यमंत्री जी को मैं दे चुका था कि सिटिंग एमएलएस का ये हाल है, और अगर हमने टिकट काटे, नए चेहरे लाए, तो निश्चित तौर पर हम अपनी सरकार को वापस लेकर आ पाएंगे। उनका क्या रिएक्शन होता था जब बताते थे आप कि भाई ये कर दीजिए? तो आपने लिखा है कि आपने कई बार बताई उनको, क्या रिएक्शन होता था सीएम साहब उस दौरान जब आप बताते थे? उस दौरान वो स्वीकार करते थे कि हाँ, आपकी बात ठीक है लोकेश, और ये जो मैं भी सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, या मेरे पास जो फीडबैक आ रहे हैं उनमें भी यही है कि सिटिंग विधायकों के खिलाफ नाराजगी है, तो हम टिकट काटेंगे। उस वक्त मुझे ये कहा जाता था कि 40-50 तो नहीं, लेकिन जितने हो सकेंगे मैक्सिमम 30, 35, 40 तो टिकट काटे जा सकेंगे तो उनको टिकट काटेंगे। तो सहमति जताते थे। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि मेरे द्वारा जो भी उनको जानकारी दी गई उस पर उन्होंने सहमति जताई। लेकिन वजह क्या रही कि क्यों टिकट नहीं काट पाए या क्यों हम उन चेहरों में बदलाव नहीं कर पाए, ये तो उसके बारे में वो ही ज्यादा बता पाएंगे। तो अब एक चीज और आपसे आखिरी सवाल कर लेता हूँ। विधानसभा का चुनाव हो गया है, लोकसभा में लोकेश शर्मा कहाँ से दावेदारी करेंगे, सभी जानना चाहते हैं। देखिए, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, हालांकि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि राजस्थान में अब बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस में नए लोगों को, नौजवान लोगों को, संगठनात्मक बदलाव, नौजवान लोगों को जिनमें ऊर्जा है, नया जज्बा है, जोश है, वापस मजबूती के साथ खड़ा होने का, मुकाबला करने का उन ताकतों का जिस विचारधारा से हम आज तक लड़ते आए हैं। क्योंकि ये अगर नहीं किया और यही ढर्रा चला जो अभी तक था, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में भी हमें सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए बदलाव आवश्यक है। नए लोगों को आगे लाइए ताकि संगठन मजबूती के साथ उन लोगों के साथ आगे बढ़े जो इस चुनौती का, आने वाली चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम हो और खड़े रहकर मुकाबला करने के लिए एकजुट हो जाएं। एक काल्पनिक सवाल कर लेता हूँ।
भला आप उसका जवाब क्या देंगे? क्या बीजेपी तो नहीं ज्वाइन करने वाले हैं आप लोकसभा तक? जब आपने स्वयं ने ही कहा कि काल्पनिक सवाल है तो जवाब तो इसका कैसे दिया जा सकता है? ऐसी कोई सच्चाई जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही रहूंगा। पद आते जाते रहते हैं, विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मेरा परिवार और मैं शुरू से कांग्रेसी रहे हैं और आगे भी कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। मुझे जहां भी जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। तो ये थे हमारे साथ लोकेश शर्मा। इनका कहना है कि जब इन्होंने सारी बातें बताई थी उस दौरान फीडबैक अच्छा आता था, लेकिन हुआ नहीं। कह रहे लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अगर संगठनात्मक बदलाव नहीं करती है, नए लोग सामने नहीं लाती है, तो लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ सकते हैं। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।